चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं उसी सीडीपी का अगला क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लीनियर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। यहाँ पर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। यह कथन किसने कहा? स्टैनली हॉल। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला ही मिल गया। अब इसमें संघर्ष, तनाव और तूफान, ये अवस्थाएं जो होती हैं, ये किसी भी किशोरावस्था, किसी भी किशोर की अवस्थाओं में एक सम्मिलित अवस्था होती है। जैसे संघर्ष, वो संघर्ष करता है अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जो उसकी इच्छाएं होती हैं, उसे कुछ करना या चाहना होता है तो संघर्ष करता है उसके लिए। ठीक है, जब उसको अपने करियर की तरफ फोकस होना होता है तो संघर्ष करता है कि नहीं, मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, तनाव, डिप्रेशन में बच्चे ज्यादा रहते हैं। 12 से 18 का जो एज है, ये एज किशोरावस्था में माना गया है, और इसमें डिप्रेशन और तूफान ये एक ही है। तनाव और तूफान ये सिमिलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। जो व्यक्ति गहन चिंतन मनन करता है, जैसे अब तो आजकल के समाज में जो गहन चिंतन मनन करता है वो साधु या सन्यासी कहलाता है। वो साधु और सन्यासी क्या होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, जो अपने ही अंदर सोचते हैं, उसको विचार करते हैं किसी बात को और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन, थोपी गई तकनीक नहीं है। प्रक्षेपण का मतलब प्रक्षेपास्त्र होते हैं ना, मिसाइल, रॉकेट, ये हम छोड़ते हैं, ये हम किसी पर छोड़ते नहीं है। व्यक्तिगत अध्ययन है, ये आपका मन होगा तभी आप करेंगे। तो व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है वो प्रक्षेपण तकनीक नहीं होती है, ये याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है, जो बालक एकांत में सोचते हैं, समझते हैं, उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है? एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला। वही बात आ गई, जो एकांत में रहता है क्या कहलाता है? अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी बालक, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अंतर्मुखी बालक की विशेषता क्या होती है? एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। मानव व्यक्तित्व, आपके अंदर जो आपका नेचर है वो आपके माँ बाप से आया, और आपके माँ बाप या मम्मी पापा पे जो नेचर, जो उनका व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं दादी बाबा और नानी नाना से आया होगा। तो ये जो आनुवंशिकता है, ये जो जीन है, इसका परिणाम है क्या? मानव व्यक्तित्व। और वातावरण, आप किस वातावरण में रहते हैं, आसपास आपके दंगाई रहते हैं तो आपके मन में वैसी ही चीजें आएंगी। आप अगर किसी धार्मिक स्थान पर रहते हैं तो आपके मन में वैसी चीजें आएंगी। आप अगर पढ़ी लिखी सोसाइटी में रहते हैं कि आपके अगल बगल डॉक्टर, इंजीनियर है, तो आपका वातावरण कैसा होगा? वैसा ही बनेगा। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? आनुवंशिकता और वातावरण का। अगला क्वेश्चन है इसमें, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वह उसका क्या होता है? व्यक्तित्व। मतलब आप जैसे किसी से मिलते हैं समाज में, हंस करके मिलते हैं, तो आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? हंसमुख। आप हंसने के साथ साथ समाज के हर तबके पर मिलने जाते हैं तो आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? एक बहिर्मुखी। ठीक है, जो दिखाई देता है वैसा व्यक्तित्व आपका हो जाएगा। इसके बाद CAT मापता है। CAT क्या होता है? CAT एक विधा है जो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व का मापन करता है। ठीक है, CAT जो विधा है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करता है। इसी क्रम में आगे हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रायड, मनोवैज्ञानिक फ्रायड। फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है इदम अहम तथा परम अहम।
के रूप में, इदम अहम ये जो है मेरा है, परम अहम जो भी है सही है। ठीक है, तो फ्रायड का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक सूत्र है, इदम अहम परम अहम, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का के जो जन्मदाता है वो कौन है? फ्रायड। मनोविश्लेषणवादी मतलब अंतर्मुखी, अंतर्मुखी में जो भी विश्लेषण हो रहा है वो कौन, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। इसी क्रम में आपके पास अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले सेशन में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अत्यधिक वाचाल, ज्यादा बोलने वाला, प्रसन्नचित्त, खुश रहने वाला और सामाजिक प्रवृत्ति मतलब सभी से घुल मिल कर रहने वाला, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया बहिर्मुखी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो उन्हें जरूर आप फोकस करें। आलपोर्ट ये भी मनोवैज्ञानिक है, के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक तंत्र। ये मनोदैहिक तंत्र क्या होता है? अपने अंदर का अपूर्व समायोजन, सभी का समायोजन, गत्यात्मक संगठन, गति के साथ चलने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लिए। अलग मादा युग्मक या अंडाणु में निम्नलिखित या निम्नांकित में से क्या पाया जाता है? केवल एक्स गुणसूत्र। ये आपने हाई स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा। जो अंडाणु होते हैं उसमें क्या मिलता है? केवल एक्स मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? शारीरिक संरचना। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण होता है, एक महिला है, एक पुरुष है, एक बच्चा है, इनकी जो शारीरिक संरचना है, बच्चे की शारीरिक संरचना दोनों हो सकती है, लेकिन महिला और पुरुष में हमने चेंज कर दिया। ये शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? खेल। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीरीज के पहले डिस्कस किया जा चुका है। खेल की प्रवृत्ति, खेल की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ देना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका थ्योरी तो मजबूत हो, उसके साथ खेल में जब वो चीजें सीखेगा तो भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है। पिछड़े हुए बालक, जो बालक पिछड़ जाते हैं, जो बालक ध्यान नहीं दे पाते क्लास में, वो कैसे क्लास में आगे होंगे? क्योंकि क्लास में जो अध्यापक होता है वो सभी को लेकर के साथ चलता है। अब वो क्लास में सबसे आगे कैसे हो पाएंगे या सबके साथ कैसे हो पाएंगे? जब अध्यापक का प्रयास होगा, अभिप्रेरणा होगी। और जो सामान्य बालक की श्रेणी है, सामान्य बालक की श्रेणी मतलब वो जो थ्योरी नॉलेज है, जो लिखा रहे हैं क्लास में, पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो उसके समाज में हो रहा है, वो कैसे जान पाएगा? जब अध्यापक का प्रयास होगा। अध्यापक अगर उसे पीछे बैठाता है तो उसका विकास संभव नहीं है। जब वो आगे बैठेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे पिछड़े बालकों के लिए अध्यापक के प्रयास बहुत जरूरी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा? देखिए किसने कहा वाले क्वेश्चन जरूर नोटिस करिएगा एक बात, कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बंकिंघम, ये आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं आप एक बार टिक लगाते चलिए, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैरेट, गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? 3 प्रकार माने हैं बुद्धि के। ठीक है,
इस क्रम में आगे चलते हैं। निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? एक खंड का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत और तीन खंड का सिद्धांत। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा गैरेट ने कितने सिद्धांत दिए हैं? 3। उसी में एक खंड का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत और तीन खंड का सिद्धांत आता है। वस्तुओं के संग्रहण का काल, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना। वस्तुओं के संग्रहण का काल कितना होता है बच्चों का? 7 से 11 वर्ष। जब बच्चे छोटे होते हैं 7 से 11, वो कुछ भी इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो डिब्बे इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो घर में खाने की चीजें इकट्ठा कर रहे होते हैं, अपने पास खेलने के लिए वो कुछ भी इकट्ठा कर रहे होते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। तो संग्रहण का काल क्या होता है बच्चों का? 7 से 11, याद रखिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे 12 से 18 में किशोरावस्था चालू हो जाती है। बच्चों के अंदर समझ आने लगती है कि क्या हमारे लिए इकट्ठा करना जरूरी है और क्या नहीं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, बालक में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है 11 से 15 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूर्त चिंतन, वो सोचने लगता है, आपसे तर्क वितर्क करेगा, किसी भी वस्तु या विषय को लेकर के जो उसे समझ में नहीं आएगी उसके बारे में अमूर्त चिंतन, खुद चिंतन करता है और सोचता है, फिर पूछता है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज का जो विकास होता है इस चिंतन का, एक कब होता है? 11 से 15। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉमसन। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, अलग बार बार कह रहे हैं थॉमसन। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका, एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक है मंद बुद्धि 85। इसका फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का, ये हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि एक, अगर मैं समरी में कहूं तो बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू लेवल। किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल जब चेक करते हैं तो वो 100 प्लस होना चाहिए। 85 में मंद बुद्धि कहलाएगा वो बालक, ठीक है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? बर्ड और बर्नन ने। बर्ड और बर्नन जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पदानुक्रमिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आगे चलने वाला। इसका जो निर्माण और प्रतिपादन किया है वो मनोवैज्ञानिक बर्ड और बर्नन ने किया